आइए मुलाकात करने जा रहे हैं हम लोहिया कॉर्प से। इस कंपनी का आईपीओ आज से बाजार में खुला है, 27 जुलाई को होगा बंद। 404 रुपये से 425 रुपये का है प्राइस बैंड। 35 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं अप्लाई। 1100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है इस कंपनी का, और कुल मिलाकर ऊपरी प्राइस बैंड पर करीबन 4500 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का। कंपनी पीपी, एचडीपी, वुमेन फैब्रिक और राफे के लिए मशीनरी बनाने का कारोबार करती है। ग्लोबल मार्केट में इनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। इस पूरे सेगमेंट में करीबन 15% के आसपास की हिस्सेदारी ये रखते हैं, और भारत के बाजारों में भी अपने सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर गौरव लोहिया साहब। आपने ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी से बीबीए की डिग्री हासिल की है। आईएसबी हैदराबाद से आपने फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी किया है। 2004 से आप लोहिया ग्रुप के बोर्ड पर शामिल हैं, और मई 2024 से आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इस पूरे स्पेस का, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का करीबन 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव गौरव लोहिया साहब का है। एक और ख़ास मेहमान है कंपनी के सीएफओ अनुपम अग्रवाल साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से आप, और जून 2023 से कंपनी के साथ हैं, और अप्रैल 2025 में आप सीएफओ भी बने कंपनी के। और फाइनेंस सेक्टर का 32 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और उसमें से 31 साल तो लोहिया ग्रुप के साथ ही निकाले हैं अग्रवाल साहब ने, ताकि लंबी इनिंग खेल रहे हैं। अग्रवाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। गौरव जी, पहले आप समझाएं आपकी कंपनी करती क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, और किस तरह से आप अपने सेगमेंट में लीडर हैं, किस तरह का मार्केट शेयर है, समझाइए। अनिल जी, हम मशीनरी बनाते हैं वोवन सैक्स, वोवन फैब्रिक्स के लिए। ये पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन के मटेरियल से बनती है। इसके कुछ पैकेजिंग एंड नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस होते हैं। ये बल्क कमोडिटी की पैकेजिंग में यूज़ होता है। इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इस मशीनों से, जैसे पैकेजिंग ऑफ सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, एग्रो प्रोड्यूस। कमर्शियल पैकेजिंग में भी यूज़ होती है, जैसे फ्लावर, राइस एक्सेट्रा में भी। एंड इसके नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस हैं। जियो टेक्सटाइल है, जैसे जो रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है। टारपोलिन्स हैं, रूफ अंडर लेमेंट है, और भी एप्लीकेशंस हैं। हम मार्केट लीडर हैं इंडिया में। करीबन 40% मार्केट शेयर है हमारा। अच्छा। एंड ग्लोबली मार्केट शेयर हमारा 15% है, जैसे आपने कहा। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लीड, अपने R&D के और मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेंथ पे आगे रहते हैं उससे। सो एज अ कंपनी हम 3% अपना रेवेन्यू R&D पे स्पेंड करते हैं। ओके। एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप 2 इंडिया में, 4 फैक्ट्रीज इंडिया में, 2 कानपुर में, 2 बैंगलोर में, और 1 अमेरिका में और 1 इटली में है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। ठीक बात। तो आप मशीन बनाते हैं? जी, हम मशीन। जो भी कंपनियां, वो जिसे आप कह सकते हैं प्लास्टिक की वुमेन सैक्स या फिर प्लास्टिक की बोरी जिसके कहते हैं, जिसके अंदर आप सीमेंट डालते हैं, जिसके अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, वो उनको बनाने की मशीन आप बना कर देते हैं। ठीक बात है, परफेक्ट है। तो जो आपने बताया कि भारत में 40% मार्केट शेयर है, बाकी 60% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या फिर इम्पोर्ट होके आता है? सब इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। कुछ इंपोर्ट भी होती है मशीनें। सो ऑस्ट्रिया से भी इंपोर्ट होती है, यूरोप से इंपोर्ट होती है, कुछ चाइना से भी इंपोर्ट होती है थोड़ी बहुत। तो ऐसा कंपटीशन लैंडस्केप है। ठीक बात है। अब आइए आईपीओ की कुछ जानकारी देते हैं। अनुपम अग्रवाल साहब, सर जरा बताएं कि 1100 करोड़ रुपए का है पूरा का पूरा OFS है, तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, आपके पास डेट वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं, कैश फ्लो पॉजिटिव है। हमको अपनी मशीन की सेल पे कस्टमर से एडवांस पे पैसा मिलता है। अच्छा। 20% ऑर्डर बुकिंग के टाइम पे मिलता है, और करीब 80% डिस्पैच के पहले मिल जाता है। तो खाली जो वर्किंग कैपिटल साइकिल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो 3 महीने की इन्वेंट्री करीब जो होल्ड होती है, करीब वही है। बाकी जो है वो अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है साल दर साल, इसलिए कोई अभी फिलहाल एक्सपेंशन की कोई रिक्वायरमेंट दिखती नहीं है, और वी आर इन अ कैपेसिटी जहाँ पे कि अपना अभी काम इंटरनल कंट्रोल से ही हो जाता है। तो अभी गौरव जी ये समझिए कि कितनी कैपेसिटी आपकी यूज़ हो रही है ऑलरेडी, और कितनी आपके पास एडिशनल है? क्या नया कोई कैपेक्स चल रहा है या अभी नहीं चल रहा? सब हम लोग 70 से 75% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं अभी, और थोड़ा बहुत
कैपेक्स एनुअली होता रहता है, जिसको हम मेंटेनेंस कैपेक्स बोलते हैं, थोड़ा बैलेंसिंग कैपेक्स बोलते हैं, बट मेजर कैपेक्स अभी कोई प्लान में नहीं है। तो फिर आगे ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्योंकि 25% तो चलिए आपके पास एडिशनल कैपेसिटी है, वो आप बढ़ा लेंगे। व्हाट नेक्स्ट? सो ग्रोथ के लिए हम लोग 2 मशीन सेगमेंट्स में और घुसे हैं, रिसाइकलिंग मशीनरी सेगमेंट में और मोनोफिलामेंट मशीनरी सेगमेंट में। तो उसके लिए थोड़ी सी बैलेंसिंग मशीन्स ऐड करनी पड़ेंगी। और हम लोग को हमारे हिसाब से जो मेजर कैपेक्स की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक बात है। अग्रवाल साहब, मार्जिन्स आपके 2024 में 9% थे, बढ़कर 19%, 20% हो गए 2 साल में। ऐसा क्या बदला है 2 साल में मार्जिन्स आपके दुगने से ज़्यादा हो गए? तो साहब ये हमारे कोविड के से पहले की जो पोजीशन थी उसमें हमारे मार्जिन इसी रेंज में रहते थे, करीब 9% के आसपास, 16-17 से। अच्छा 16-17, ओके ओके। कोविड के दौरान जो 2 सालों में पूरे वर्ल्ड में जो एक स्थिति आई, उसके कारण 2 साल एक्सेप्शनली हाई रेवेन्यू हुआ 22 और 23 में। और जब इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी की जरूरत स्थिति बनी तो हमारा भी एक रेवेन्यू का डाउनटर्न आया, जिसके कारण वो मार्जिन उस साल फॉल किए। बट वापस मार्केट में जैसे ही ग्रोथ आई है, इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है, तो हमारा रेवेन्यू वापस ग्रोथ के पाथ पे है और हम अपने पुराने जो मार्जिन्स थे उनके समकक्ष आ चुके हैं आज की तारीख में। ठीक बात है। गौरव जी, आपने कहा कि आप जो मशीन बनाकर बेचते हैं, आपकी एक ही मशीन, एक ही प्रोडक्ट है जो आपका 85% रेवेन्यू देता है, राइट? अब चूँकि आपके प्लास्टिक से रिलेटेड मशीन्स ज़्यादा हैं, आजकल बड़ा सस्टेनेबिलिटी की भी बड़ी बड़ी बातें होती है, तो क्या एक ही सिंगल प्रोडक्ट पर डिपेंडेंसी होना, और ये कभी ऐसा ग्लोबली कुछ माहौल बन जाए कि अरे भाई सस्टेनेबिलिटी वाला मामला, ये सब बंद करो, ऐसा करो, वो रिस्क कैसी है? तो अनिल जी, वोवन सैक्स और फैब्रिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में नहीं आता है। अच्छा, उसमें नहीं आता। हाँ, इसका रीयूज़ बहुत होता है, इसका रिसाइक्लेबिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़, हम लोग एडजेसेंसीज में भी एंटर कर रहे हैं, जैसे मोनोफिलामेंट मशीनरी में एंटर किए हैं 2024 में, रिसाइकलिंग मशीनरी में एंटर किए हैं। रिसाइकलिंग मशीनरी में हमारा विचार है कि हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग एडजेसेंसीज की तरफ भी ध्यान देते हैं। अग्रवाल साहब, 2024 में आपकी कंपनी का डीमर्जर भी हुआ था, राइट? आई एम श्योर आईपीओ की तैयारी में आपने कंपनी डीमर्ज की थी। जरा वो समझाएं डीमर्जर क्या, किस तरह का था, क्या पर्पस था उसका? तो करीब सब 40 साल हो गए इस कंपनी को एग्जिस्टेंस में। 1983 में लगी थी, उसके बाद से करीब 40-42 साल से हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। ओवर द ईयर्स जो था, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स लीगल एंटिटी के अंदर एक्यूमुलेट हो गए थे, कुछ रियल एस्टेट, कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह। ठीक बात है। ये सोचा गया कि आईपीओ में जाने से पहले एक रीस्ट्रक्चरिंग करके एक नीट एंड क्लीन कंपनी जो है वो बाजार में जाए, जिससे कि जो है वो किसी प्रकार का। तो हम लोगों ने 2024 में एक एनसीएलटी के माध्यम से एक रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान किया। ओके। और अपने जो बिजनेस था, अलॉन्ग विद ऑल इट्स ऑपरेटिंग एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारा का सारा एक नई लीगल एंटिटी में ले गए, जो आज आपके सामने है, आईपीओ के लिए आई है। आप 15% की मार्केट शेयर के साथ ग्लोबल लीडर है। तो 2 सवाल मेरे यहाँ पे हैं। एक तो क्या आपके हाथ में ऑर्डर कितने हैं जो आपको पूरे करने हैं और कब तक पूरे करने हैं, और दूसरा ये कि क्या ये 15% का मार्केट शेयर और बढ़ाने का स्कोप है? जी, 15% का मार्केट शेयर और बढ़ाने का स्कोप है। हाँ, हम एक्सपोर्ट मार्केट में अगर हम इंडिया को छोड़ दें, एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा मार्केट शेयर अबाउट 8-9% है। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि सालाना इसको बढ़ाते रहें। और ऑर्डर बुक जो हमारी मार्च 2026 में जो ऑर्डर बुक थी, करीबन 1350 करोड़ थी। एंड हम लोग का जो एग्जीक्यूशन साइकिल होता है करीबन 8 से 9 महीने का होता है। तो अभी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आपका 9-10% आता है? नहीं, एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर अराउंड 40% का है हमारा। हाँ, अच्छा, रेवेन्यू में 40% है? जी। ओके। मार्केट शेयर 9%। मार्केट शेयर 9%। इंडिया में मार्केट शेयर आपका ज़्यादा है, 40% के आसपास का। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब अग्रवाल साहब, एक चीज़ और जो समझना चाहता हूँ, चूँकि आपके रॉ मटेरियल भी थोड़ा प्राइस सेंसिटिव है होगा, क्योंकि आपके लिए रॉ मटेरियल में क्या स्टील होता होगा? जी, मेनली स्टील है। और आपके, चूँकि आप ग्लोबल लीडर हैं, तो बाहर एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। और ये सब, एक तो जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है, जो ये सेंसिटिविटी होती है आपके रॉ मटेरियल की या फिर आपके फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? सब हम लोग 2-3 तरीके से इसको मैनेज करते हैं। एक तो हम लोग थोड़े से लॉन्ग इन्वेंट्रीज रखते हैं, हाँ, जिससे कि हमारी प्राइस की जो इनपुट की प्राइसेस की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी हमको कम कुछ कुशन मिल जाता है। दूसरा, हमारे सप्लायर्स के साथ में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं,
एक वो हेज की पॉलिसी हम अपनाते हैं। तीसरा जो है कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएं तो हम उसको कस्टमर्स को पास ऑन भी करते हैं। उसके दो तरीके होते हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उनमें भी रिविजिट करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं, और साथ ही साथ अपनी टाइम टू टाइम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम अपने प्राइस लिस्ट को इंक्रीज करते रहते हैं और नए ऑर्डर्स जो हैं वो नए प्राइसेस पे आते हैं। तो एक ये कुल मिला के 3-4 स्ट्रेटजी के तहत जो है अपनी कॉस्ट और प्राइस को मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा EBITDA मार्जिन्स का जो है वो इंटैक्ट रहे। ठीक बात है। अच्छा लोहिया साहब, एक सवाल आपसे और जो लेना चाहता हूँ कि चूँकि आपकी इंडस्ट्री पैकेजिंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनियों के लिए मशीन बना रही है, राइट? आपकी कंपनी की ग्रोथ किस मैक्रो फैक्टर पर डिपेंड करती है? क्या अगर पैकेजिंग की डिमांड बढ़ेगी तो, या फर्टिलाइजर सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी तो, अगर मैं किस एक फैक्टर के साथ लिंक करना चाहूँ कि अगर ये फैक्टर ऊपर होगा तो आपके लिए डिमांड बढ़ेगी, ये फैक्टर नीचे होगा तो घटेगी? सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है जिसमें जो डिमांड बढ़ती है तो हम लोग की भी ग्रोथ बढ़ती है। उसके अलावा कई नॉन पैकेजिंग एप्लीकेशंस पिछले 15-20 साल में बढ़े हैं, जैसे जियो टेक्सटाइल हुआ है और रैपिंग। जियो टेक्सटाइल क्या होता है? सब रोड कंस्ट्रक्शन में लगता है। अच्छा। तो सेपरेशन लेयर होती है, तो उसका यूजेज बहुत बड़ा है ओवर टाइम। एंड रैपिंग फैब्रिक है, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में बहुत जाता है। तो ये सब सेक्टर्स हैं जिससे ग्रोथ आती है। एंड पैकेजिंग तो ऑफ कोर्स है ही। ठीक बात है। बल्क कमोडिटीज़ के लिए सर पैकेजिंग में आज की तारीख में और कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं होने के कारण सारा कमोडिटीज़ में पैकेजिंग इसी में हो रही है। तो स्ट्रेंथ की वजह से आपको यही लेना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, इसके कारण जो है अभी कोई अल्टरनेट यूज़ नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ को पैक करना है तो आपको एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहिए, वो राफिया वोवन प्लास्टिक जो है ये। अच्छा, इसका शॉर्ट नेम राफिया है। राफिया नाम कैसे है? मैं पूछते रुक गया। मुझे लगा राफा से राफिया कहीं कनेक्ट ना कर। राफिया क्यों बोलते हैं सर? इसमें स्पेनिश वर्ड। अच्छा। पहले ये नेचुरल फाइबर से रोप एंड बास्केट और ये सब बनता था। अच्छा। तो वो टर्मिनोलॉजी वहीं से चालू हो गई। नेचुरल फाइबर्स का फिर जब मैन मेड फाइबर्स वगैरह में जब शिफ्ट हुआ, टर्मिनोलॉजी वही रही। क्या बात है, बढ़िया। गौरव जी और अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, आप आए हमारे स्टूडियो में, अपनी कंपनी के बारे में, IPO के बारे में सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। और आपके IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।